नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। साथ ही साथ हम वीकली एमआईटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द वीक भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है? वंदे मातरम। आपने ये वाली डिबेट देखी होगी हमारी पार्लियामेंट में, लोकसभा में। इवन आप लोगों ने इस वीक में देखा होगा कि कैसे वंदे मातरम के ऊपर लगभग 10 घंटे तक डिबेट चली होती है, ठीक है, और डिस्कशंस किया गया होता है, ठीक है। और उसमें जो अपोजिशन पार्टी है बेसिकली कौन सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए अलायंस, और दूसरी तरफ है इंडिया ब्लॉक, वो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे। कोई कह रहा था कि नेहरू जी ने उसके कुछ स्लोगन्स, उसके जो कुछ स्टेंजाज थे उनको हटा दिया था। किसी ने कहा कि उसके अंदर पैट्रियोटिज्म यानी कि आपकी देशभक्ति नहीं दिखाई दे रही है। तो कुछ ना कुछ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप यानी कि एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, और ये हमारे उसमें न्यूज़ में चर्चा का विषय रहा होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या है वंदे मातरम, किसने बनाया था, कब ऐड किया गया था, पहली बार कब गाया गया था, और क्या उसमें डिस्प्यूट है जो अभी स्टिल गोइंग ऑन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम आपको पता होगा ये हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग। एक हमारा नेशनल एंथम है जिसे हम जनगण मन अधिनायक कहते हैं ना, जनगण मन को हमने नेशनल एंथम बना रखा है और ये हमारा नेशनल सॉन्ग है। बीच में ये भी बात होती है डिबेट में कि क्यों ना इसे नेशनल एंथम बनाया गया, तो उसके भी कुछ रीज़न रहे होंगे। तो चलिए हम उसको सबको डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। देखो, वंदे मातरम आपने ये वाली लाइन जरूर सुनी होगी, सूजलाम सूफलाम मलयज शीतलाम सस्य सामलाम मातरम, ठीक है। तो इवन हमारा जो पूरा का पूरा अगर आप देखोगे जो हमारा वंदे मातरम है बेसिकली, तो आपके सामने कुछ ऐसा नज़र आता है जो हमारा राष्ट्रीय गीत है यानी कि नेशनल सॉन्ग माना जाता है, ठीक है। और ये वो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जिन्होंने 1875 में इसे लिखा होता है, ठीक है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है। 1875 में लिखा गया था। पहली बार 1896 का जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उस सेशन के अंदर इसे ऑफिशियली गाया जाता है। जैसे आप लोगों ने नेशनल एंथम जो है हमारा जनगण मन, उसके बारे में पढ़ा होगा कि जनगण मन जो था वो पहली बार कब गाया गया था? 1911 में। कब? जब हमारे यहाँ पर दिल्ली दरबार लगा था। और दिल्ली दरबार कब लगा था? जब जॉर्ज फिफ्थ और उसकी वाइफ जो थी मेरी, है ना, वो भारत आए थे। किसके लिए? टू कैंसिल द बंगाल स्प्लिट। तो उस समय बंगाल स्प्लिट जब हो रहा था, बंगाल डिवीज़न जब हो रहा था, तो उस समय हमारे देश में लोगों के अंदर देशभक्ति को जगाना बहुत ज़रूरी था। और उसी टाइम पर जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी होते हैं वो उस समय राइज करते हैं, मतलब वो चर्चा में बने रहते हैं। वही क्या लिखते हैं आपका आमेर सोनार बांग्ला, जो आगे चलकर क्या बन जाता है? बांग्लादेश का नेशनल एंथम बन जाता है। वही क्या लिखे होते हैं? जनगण मन अधिनायक यानी कि हमारा नेशनल एंथम लिखे होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही उसको पहली बार कब गाया गया था जनगण मन को? तो याद रखना वो पहली बार 1911 में दिल्ली दरबार में जब जॉर्ज फिफ्थ आया हुआ था, तो बंगाल डिवीज़न को कैंसिल करवाने के लिए जब उस भारत आता है तो उस समय इसको पहली बार गाया गया था। किसके लिए गाया गया था? तो याद रखना फॉर जॉर्ज फिफ्थ। अगर पूछे किस इंडियन के लिए पहली बार गाया गया था आपका जनगण मन यानी कि नेशनल एंथम, तो वो पर्सन कौन थे? तो याद रखना वो थे आपके महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी के लिए ये कब गाया गया था पहली बार? जब आपका लाहौर सेशन चल रहा था, ठीक है, लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929, उसमें इसे पहली बार गाया जाता है। ये भी ध्यान रखना कि इस दिन 26 ऑफ द जनवरी 1930, क्योंकि जो कांग्रेस के सेशन है वो दिसंबर टू दिसंबर चलते ही आपको पता है, ठीक है। तो सिंपल सा थोड़ा सा ध्यान रखना। ये पहली बार कब गाया जाता है? 1896 में कांग्रेस के सेशन में गाया जाता है। कौन? आपका नेशनल सॉन्ग, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, जो एक्चुअल में डिबेट का पार्ट है ना, वो डिबेट का पार्ट ये रहा है कि ये जो आपका नेशनल एंथम है, इसके शुरू के 2 स्टेंजा जो हैं वो ही क्या माने गए हैं? नेशनल सॉन्ग माने गए हैं। नीचे वाले पार्ट को उसमें से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया है? तो उसके लिए बीजेपी अब उसके अंदर एक्यूज मानती है किसको? कांग्रेस को, कि वे पंडित नेहरू ने हटा दिए थे।
हालांकि हालांकि उस समय जब ये फेमस हो रहा था उस समय महात्मा गांधी जी भी इस फेवर में थे कि हमें इसे नेशनल एंथम बना देना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या थी कि जब आपको इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ पढ़ते हुए चलते हो तो इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो हिंदू डिवोटीज़ हैं यानी कि हिंदू देवी देवता उनकी तरफ ये झुकता नजर आता है। और आपने देखा होगा जो हमारे देश में तो बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो हम बेसिकली एक सेकुलर कंट्री हैं। तो यहाँ पर जो दूसरे रिलीजन से जैसे मुस्लिम से मेजरली जो उस समय पार्टिसिपेट कर रही थी इंडियन स्ट्रगल है ना, फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, तो वो किसी ऐसे किसी मूर्ति या इनकी पूजा नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये गाना कंपलसरी नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वाई इसके इवन मोहम्मद अली जिन्ना ने भी रिक्वेस्ट की थी पंडित नेहरू से उस समय कि ऐसा ना हो, तो उन्होंने कहा ठीक है हम स्टार्टिंग के 2 स्टैंजाज को क्या बना लेते हैं, नेशनल सॉन्ग बना लेते हैं, ताकि किसी को भी इस बात से आपत्ति ना हो। क्योंकि हमारे देश में आपने देखा होगा हर तरह के हर रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन अभी डिबेट का पार्ट यही है कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ होकर मुस्लिम लीग के साथ चलकर इसको क्या किया, हटा दिया। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि पूरा होना चाहिए, उन्होंने क्यों पूरा नहीं गाया, ये सब डिबेट का पार्ट बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं तो और 2-4 बातें समझ में आने लगेंगी। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसे लिखा था। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है नेशनलिज्म को लेकर और सेकुलरिज्म को लेकर डिबेट चल रही है, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। एक कह रहा है कि तुम नेशनल ही नहीं हो, एक कह रहा है कि तुम एंटी नेशनल हो, तो ये सब चलता रहता है पॉलिटिकल, है ना, पार्टीज़ का यही काम है बेसिकली। हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस रखना है। पहली बार 1896 के सेशन में गाया गया था। ठीक है, फर्स्ट 2 स्टैंजाज आर द नेशनल सॉन्ग, स्टेटस मिला हुआ है उनको ध्यान रखना। पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, डिवोशन टू द मदर इंडिया। Vande Mataram is a Sanskrit phrase that means I bow to the mother, I salute the motherland. It refers to the mother India, symbolizing the nation as a divine mother. The song was composed by Bankim Chandra Chattopadhyay in his novel Anand Math. तो कहाँ से लिया गया है ये, आनंद मठ से। ठीक है, द फर्स्ट 2 स्टेंजाज आर इंडियाज नेशनल सॉन्ग, ये भी छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पहला स्टेंजा क्या है, थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। वंदे मातरम सूजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य स्मलाम मातरम। तो क्या कह रहा है, आई बो टू द मदर रिच विद वाटर्स, रिच विद फ्रूट्स, कूल्ड बाय द जेंटल साउदर्न ब्रीज, डार्क विद फर्टाइल फील्ड्स एंड द क्रॉप्स। दूसरा जो स्टेंजा है उसका मतलब है मदर शाइनिंग इन द काम मूनलाइट इन अडोन्ड विद फ्लोवरिंग ट्रीज, स्माइलिंग जेंटली एंड स्पीकिंग स्वीटली। तो ये इसकी जस्ट मीनिंग है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इट बिकेम ए रैलिंग क्राई ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। देखो हमने देखा कि जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि बंगाल डिवीजन चल रहा था। और बंगाल डिवीजन जब चल रहा था तो उस समय कब हुआ था बंगाल डिवीजन, 1905 में। ठीक है, कौन था उस समय जो वाइसराय था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन ने सोचा कि यार कैसे कांग्रेस को तोड़ा जाए, कैसे कांग्रेस को डिवाइड किया जाए। तो उनको लगा कि एक ही रीज़न है, क्या है, धर्म। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल ये बंगाल है, तो बोले बंगाल को 2 पार्ट्स में तोड़ देते हैं। एक को बना दिया गया कौन सा, ईस्ट बंगाल, एक को वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल की कैपिटल उन्होंने बना दी ढाका। ठीक है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल उन्होंने रखी कोलकाता। बोले यहाँ हिंदू रहेंगे, यहाँ मुस्लिम्स रहेंगे, और उन्होंने डिवीज़न कर दिया होता है। ठीक है, अब समझना ये आज भी वेस्ट बंगाल ही है, कोलकाता कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पर ईस्ट बंगाल ये किस में चला गया, बांग्लादेश में। तो आज बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका, और यहाँ पर मुस्लिम सिपाही जाते हैं। तो रिलीजन के बिहाफ पर उन्होंने क्या किया, हमें तोड़ने की कोशिश की। और जब रिलीजन के बिहाफ पर उन्होंने हमें तोड़ने की कोशिश की तो उस समय हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो नहीं चाहते थे कि डिवाइड होना। तो उन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसे कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट। याद रखना बंगाल डिवीज़न की शुरुआत अनाउंसमेंट कब हुई थी, अनाउंसमेंट हुई थी 20 जुलाई 1905 को, लेकिन स्टार्ट कब होता है, 16 अक्टूबर 1905। और जिस दिन ये स्टार्ट हुआ था उस दिन क्या था, तो याद रखना बंधन दिवस बनाया था भारत वालों ने। क्या बनाया था, बंधन दिवस। आई होप हिस्ट्री थोड़ी बहुत आती होगी आपको, मॉडर्न हिस्ट्री। और बंधन दिवस में क्या किया था, उस दिन क्या था, रक्षाबंधन।
तो हिंदुओं ने मुसलमानों को राखियाँ बांधी, मुसलमानों ने हिंदुओं को राखियाँ बांधी कि आप चाहकर भी हमें अलग नहीं कर सकते हो, ये वो मैसेज देना चाहते थे। फिर धीरे धीरे आगे टाइम बढ़ा और 1911 में जॉर्ज फिफ्थ आता है और उसके आने के बाद 1911 में बंगाल डिवीज़न कैंसिल कर दिया जाता है और उसी को लेकर पहली बार नेशनल एंथम जन गण मन उसको डेडिकेट करते हुए गाया जाता है और वो उसी समय ये अनाउंसमेंट भी कर देता है कि कैपिटल ऑफ इंडिया जो थी वो कोलकाता से शिफ्ट कहाँ कर दी जाएगी, दिल्ली। और 1912 में कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, ये भी उसी समय की बातें हैं। तो उस समय हमारे यहाँ पर पैट्रियोटिज्म को बढ़ाना था, देशभक्ति की भावना को बढ़ाना था। तो उस समय जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उनका आमेर सोनार बांग्ला जो बंगाली में लिखा गया था बेसिकली, जो आगे चल कर क्या बना, बांग्लादेश का नेशनल एंथम बन जाता है। ठीक है, उसी समय पर ये आपका जो नेशनल सॉन्ग जिसको माना गया वंदे मातरम, ये भी पीक पर पहुंच जाता है। इवन इसको याद रखना 1937 के अंदर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन बैंड द सॉन्ग एट वेरियस टाइम्स कंसिडरिंग इट सेडिटियस। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया जाता है, टाइम टू टाइम पर इसको ब्लॉक भी किया जाता है। दिस रिप्रेशन एनहांस इट्स सिंबॉलिक पॉलिटिकल पावर। और आप जानते हो जिसको जितना ज़्यादा दबाया जाता है तो वो उतना ही ज़्यादा उभर के आता है, ये तो आपको पता ही होगा बात। तो लोग जब ज़्यादा उस पर बैन लग रहे थे तो लोगों ने ज़्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया होता है। In 1937, the Congress decided to publicly use only the first two stanzas। क्यों? क्योंकि उस समय देखो मुस्लिम लीग भी थी, ठीक है, और कांग्रेस भी थी। ठीक है, कांग्रेस बेसिकली हिंदू मुसलमान दोनों की पार्टी थी, मुस्लिम लीग सिर्फ मुस्लिम्स की थी, एंटी नेशनलिस्ट मुस्लिम, जो आगे चल के मोहम्मद अली जिन्ना जिन्न बन जाते हैं एंड डिमांड करना शुरू कर देते हैं उस टाइम तक इसकी पाकिस्तान की बेसिकली। ठीक है, तो फिर भी सेकुलरिज्म को बढ़ावा देना था तो हमने स्टार्टिंग के दो ही स्टेंजाज को यूज किया, जो आज के दिन डिबेट का पार्ट बना हुआ है। नेहरू जी के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। टू अवॉइड कम्युनिटीज अनकंफर्टेबल विद गॉडेस वर्शिप लाइन्स। ठीक है, देवी के ऊपर लाइनें लिखी गई आगे। क्रिटिक्स लेटर एसोसिएटेड विद बीजेपी आरएसएस थॉट क्लेम्स दिस वाज अ वीक कंप्रोमाइज, कांग्रेस डिफेंड्स इट एज ए नेसेसरी स्टेप फॉर द यूनिटी। और सही बात है, हमें उस समय पर जो हुआ उसी हालात में चलना चाहिए। आज हम कुछ भी कहें और उस समय कंपेयर करें तो चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो चलता रहेगा, उनके काम है। दिस एडिटोरियल डिसीजन रिमेन्स ए सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन इन टूडेज डिस्प्यूट। और ये आज भी डिस्प्यूट का पार्ट बना हुआ है, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। फर्स्ट टू स्टैंजास वाइडली sung ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, पैट्रियोटिक, पोएटिक, डिवोशनल बट नॉट एक्सप्लिसिटली रिलीजियस, लेटर रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल सॉन्ग। ठीक है, फैक्ट जरूर याद रखने हैं। बाद में क्या हुआ, लेटर इट पोर्ट्रे द मदरलैंड एज ए वेपन बियरिंग हिंदू गॉडेस, use descriptions associated with the Durga. Some Muslim leaders historically objected, citing theological restrictions on worshipping or bowing it to an anthropomorphized deity. These verses are the sources of repeated controversy। है ना, मुस्लिम्स में होता है ना कि वो किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, है ना, बेसिकली वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो यही हो रहा था तो बेसिकली वो मना कर देते हैं। तो शुरू के दो स्टेंजाज को क्या मान लिया जाता है, नेशनल सॉन्ग मान लिया जाता है, और यही डिस्प्यूट का रीज़न भी आज के दिन बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो लास्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। उसी दिन इन्होंने क्या किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आई होप आपको याद होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्हें भारत का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है बिना किसी इलेक्शन के, क्योंकि उस समय तक लोकसभा पार्लियामेंट ये सब बना नहीं था। तो सर्वसहमति से संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने उन्हें भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट मान लिया होता है। उसी दिन एक काम और होता है, और उस दिन क्या होता है, आपका जो जन गण मन था, उस जन गण मन को सर्वसहमति से, सबके एग्रीमेंट से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी लोग थे सबकी सहमति से क्या बना दिया जाता है, उसे आपका नेशनल एंथम बना दिया जाता है। ठीक है, और उसी समय याद रखना उस दिन लास्ट मीटिंग के अंदर टोटल 85 मेंबर्स वर प्रेजेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उन्होंने, उसकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है, उस ओरिजिनल कॉपी के ऊपर क्या होते हैं, सभी के साइन किए जाते हैं। बट याद रखना उस कॉपी के ऊपर 285 लोग थे उस दिन, लेकिन 284 लोगों ने ही साइन किए होते हैं। एक आदमी ऐसा था जिसने साइन नहीं किए थे। याद रखना, देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, उस समय 389 मेंबर्स थे। ठीक है,
उसके बाद जब हमारा पार्टीशन हो गया 299 सीटें रह गई, और जिस दिन लास्ट मीटिंग थी उस दिन 285 ही लोग आए थे, ध्यान रखना, ठीक है। पहला साइन किसका हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो क्या थे भारत के पहले प्रेसिडेंट बनाए गए थे। अच्छा, एक प्रेसिडेंट और भी हुए हैं जिनके लिए कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, बेसिकली अनअपोज, बिना किसी अपोज के ही वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? वो आपके रहे हैं डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। और उन्होंने 25 ऑफ द जुलाई को ओथ ली होती है, इसीलिए हर प्रेसिडेंट उनको रेस्पेक्ट देने के लिए उसके बाद से 1977 के बाद से जब किसी भी प्रेसिडेंट ने ओथ ली है तो कब ली है? 25 जुलाई को, है ना, सिर्फ उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, एक है आपके नीलम संजीव रेड्डी जी और एक है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। अच्छा, पहले साइन इन्होंने किए होते हैं, लास्ट साइन किसके होते हैं इसके ऊपर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाई गई ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी के ऊपर, तो याद रखना वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय इंटरिम गवर्नमेंट के क्या रहे हैं, क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। एक आदमी ऐसा था जिसने साइन करने से मना कर दिया था, आप लोग बताना ढूंढ के वो कौन था जिसने साइन करने से मना कर दिया था, ठीक है। देखते हैं कौन बताता है, ठीक है। क्लासेस में हमने पढ़ा है बाकी इसके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। दिस वाज द पॉलिटिकल कंप्रोमाइज बैलेंसिंग, ठीक है। इवन एक बार एक केस भी हो चुका है, कौन सा केस है? तो जस्ट एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं टाइम के ऊपर, ठीक है। आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कई बार डिसीजन दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी बेचारा न्यूट्रल रहता है, उसको पता है कि हमारा जो देश है वो सेकुलर है, तो बेसिकली हमें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। बट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपना खुद का फ़ायदा करने के लिए ये सब बातें कर रहे होते हैं, तो वो बाद का मैटर है, ठीक है। एजेंडाज होते हैं। इन बीजो इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 के केस में द कोर्ट रूल्ड citizen can be compelled to sing the national anthem, freedom of conscience, religion and expression must be respected, ठीक है। याद रखना, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हो ये सब चीज़ें गाने के लिए, ठीक है। और आपको पता होगा नेशनल एंथम गाना, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, ये सब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 51 के ए में लिखी हुई हैं। ओरिजिनली आप अगर देखोगे तो ओरिजिनली जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो टोटल 0 थी। फिर हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर टोटल 10 इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा, ठीक है, जिसमें एनवायरनमेंट को बचाना, ठीक है, अपने से बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, हमेशा साइंटिफिक सोच रखना, आगे एक्सीलेंट की तरफ बढ़ना, है ना, ये सब हमारे ड्यूटीज़ है। और ड्यूटीज़ का मतलब होता है कर्तव्य, कोई करे तो करे, ना करे तो ना करे, उनके वोलेशन पर सज़ा नहीं होती है। अब अगर कोई नेशनल एंथम बजा रहा है तो मुझे पता है मुझे खड़ा होना चाहिए, अगर मैं नहीं खड़ा हो रहा हूँ उसके अंदर तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन मैं दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करूँगा उसकी ड्यूटी करते हुए, समझ गए ना। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट भी है, ध्यान रखना। फिर आगे चल के हमने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से हमने क्या किया, इसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी, जो 6 से लेकर 14 ईयर तक के बच्चों को क्या करना था, स्कूल पहुंचाने की ड्यूटी थी, किसकी? पेरेंट्स की। ये हमने एजुकेशन वाले आर्टिकल में पढ़ा होता है, ठीक है। तो टोटल कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। तो याद रखना, किसी को आप फोर्स नहीं कह सकते हो। कई बार आपने देखा होगा ना कि अगर भारत में रहना है तो ऐसा करना होगा, यहाँ रहना है तो ऐसा करना होगा, तो उसी के ऊपर कहा गया कि ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बिकॉज हम कैसे कंट्री हैं? सेकुलर। सेकुलर का मतलब सभी धर्म के लोगों की, यहाँ पर सभी धर्मों की क्या की जाती है? रेस्पेक्ट की जाती है। किसी एक पर्टिकुलर धर्म को, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम यहाँ पर क्या नहीं करते? प्रमोट नहीं करते हैं। देन व्हाट इज़ द डिस्प्यूट गोइंग ऑन? तो सिंपल याद रखना, बीजेपी क्या कहती है, तो देखते हैं बीजेपी का कहना, फिर कांग्रेस का कहना देखते हैं, ठीक है। फिर आप अपने कमेंट करके बताना कि क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको भी मिला हुआ है। ए नॉन नेगोशिएबल सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, ए कल्चरल इनहेरिटेंस ऑफ इंडिया सिविलाइजेशनल इकोज, ए फ्रीडम स्ट्रगल लेगेसी दैट शुड बी यूनिवर्सली रेस्पेक्टेड। ये कहते हैं कि भाई ये नॉन नेगोशिएबल सिंबल है नेशनलिज्म का, इसके साथ हम कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, आपको वंदे मातरम गाना होगा और पूरा ही गाना होगा, क्योंकि ये उस समय पैट्रियोटिज्म का क्या था? साइन था, और हम इसे आज भी गाएंगे, ठीक है। बट कांग्रेस का क्या कहना है कि जो नीचे वाली बातें लिखी हैं सेकंड स्टैंजा के बाद, वो हमारे सेकुलर वाले स्टेटस के लिए ठीक नहीं है, समझ गए। दैट इज द मेन डिस्प्यूट। ए फ्रीडम स्ट्रगल लेगेसी, ठीक है। कांग्रेस के ऊपर ये क्या एलिगेशंस लगाते हैं
तो ये कहते हैं डिसरिस्पेक्टिंग फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, उन्होंने 2 स्टेंजा रख के बाकी काटे तो डिसरिस्पेक्ट कर दिया, ऐसा इनका कहना है। पेंडरिंग टू वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मुसलमानों के वोट चाहिए, दैट इज़ वाई वो लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा इनके उनके ऊपर आरोप है, ठीक है। डाइल्यूटिंग नेशनल आइडेंटिटी, ये भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो ये हैं बीजेपी के, ठीक है। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है इट्स पॉलिटिकल वेपनाइजेशन, कंपल्सरी साइनिंग डायरेक्टिव्स, एनफोर्समेंट दैट इन्फ्रिंज ऑन द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कि भाई ये जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी के ऊपर पैट्रियोटिज्म थोपो। हर भारतवासी क्या है? पैट्रियोटिक है। जो हर भारतवासी है वो देश प्रेमी है। आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हो, या सर्टिफिकेट देने का एक माध्यम नहीं होना चाहिए कि वो ऐसा कर रहा है तो वो नेशनलिस्ट है, या नहीं तो वो अदरवाइज वो एंटी नेशनल है, उनका ये कहना है। दूसरा है द बीजेपी इज यूजिंग द सॉन्ग टू क्रिएट पोलराइजेशन, ट्रू नेशनलिज्म accommodates plural belief system, the party that led the freedom struggle should not be portrayed as the anti नेशनल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल जो वॉर चल रहा है उसी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी कि दोनों किस लिए लड़ रहे हैं, कहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू होती है और अभी ये कंट्रोवर्सी कहाँ पर चल रही है। अगर इसमें कुछ नया अपडेट होता है तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस इट। बस ये कुछ बेसिक सी बातें आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से फिर कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।